अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत यकीनी तौर पर इस एतमाद का शिकार तो है कि अदलिया को पार्लिमानी ओवरसाइट में लाने का जो मिशन था वो मुकम्मल हो गया, लेकिन सियासत में मामलात कब किस तरफ चले जाएं कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता। और इसी मुमकिन बेयकीनी का आगाज कल से ही शुरू होने वाले हफ्ते से होने जा रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट में नए और गैर मुतनाज़ चीफ जस्टिस की आमद के बाद हुकूमती उम्मीदें टूटने का अंदेशा भी पैदा हो गया है। गुज़िश्ता रोज इस उम्मीद के टूटने का पहला नतीजा उस वक्त सामने आया जब चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में उन्हीं जजेस को वापस लाए जिनको बाहर करने का रास्ता हुकूमत ने ही फ्राहम किया था। यानी अब इस कमेटी में बज़ाहिर अक्सरियत एक बार फिर उन जजों की हो जाएगी जिनसे मुतालिक हुकूमत का इल्जाम है कि वो उनके खिलाफ हैं। और अब बज़ाहिर इसी खतरे से दो चार हुकूमत ने नई सोच बचार शुरू कर दी है। इत्तलात आ रही है कि हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में एक और तरमीम लाने का फैसला किया है और कयास ये किया जा रहा है कि हुकूमत इस एक्ट के तहत बनने वाली कमेटी में जजों की तादाद 3 से बढ़ाकर 5 करने और चीफ जस्टिस के बाद सीनियरिटी की नई तारीफ मुतारिफ करवाने जा रही है। गो के हुकूमत फिलहाल इस मामले में साफ छुप भी नहीं रही और खुलकर सामने भी नहीं आ रही, लेकिन यह तस्दीक जरूर कर रही है कि हुकूमत आने वाले हफ्ते में कुछ नई तरमीम ला रही है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद बढ़ाने का भी इरादा है। अगले वाले जो सीनियर लॉट है उसको कंसिडर किया जाए और उसमें से किसी को जो है आईनी बेंच का सरबराह बना दिया। यानी आप कह रहे हैं कि जो सीनियरिटी जो शुरू होती है जैसे जय अफरीदी के बाद वाली, जिसमें जैसे अमीनुद्दीन साहब हैं, उनके बाद सीनियर मोस्ट जो के चौथे उसके बाद और भी हैं, 2-3 हैं ऑब्वियसली सीनियरिटी की। अगर वो उस जमाल साहब हैं जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है। उन तीनों में से भी कंसिडर हो सकता है। ये आपको जरूर कह सकता हूँ कि अगले हफ्ते जजेस की तादाद बढ़ने के हवाले से हुकूमती बिल जरूर आएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद बढ़ेगी, तकरीबन 23 होंगे इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह हाई कोर्ट्स के कुछ हाई कोर्ट्स हैं, उनके जजेस की तादाद भी बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में एन मुमकिन है कि इस आने वाले हफ्ते में उसमें अमेंडमेंट्स आएँ। इसके अलावा हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम से आगे बढ़कर 27वीं आईनी तरमीम लाने से मुताल्लिक भी मामलात आगे बढ़ाने लगी है। यह भी इतलात आ रही है कि मुमकिन 27वीं आईनी तरमीम में जहां 26वीं आईनी तरमीम में तय ना होने वाली शिकों को मंजूरी के मरहले से गुजारा जाएगा, वहां इस नई तरमीम में फौजी अदालतों की राह हमवार करने की भी कोशिश की जाएगी, जिसकी तस्दीक वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने भी कर दी है। अहम बात यह है कि आज मुमकिन तौर पर इसी तरमीम से मुताल्लिक एक बड़ी सियासी बैठक भी हुई, जब 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए दिन रात एक करने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। तो इस मुलाकात से मुताल्लिक कहा तो जा रहा है कि इसमें फिलहाल सिर्फ 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर एक दूसरे के लिए तहनीती कलमात का इजहार किया गया। ताहम खबरें आ रही हैं कि मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान 27वीं आईनी तरमीम पर भी मुशावरत हुई है। जराये के मुताबिक इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया है कि 27वीं आईनी तरमीम में सूबों के हकूक के हवाले से देखा जाएगा, जबकि मौलाना फजलुर रहमान MQM और दीगर जमातों को एतमाद में लिया जाएगा। और अब इस अमर की भी तस्दीक हो गई है कि इस तरमीम से मुतालिक दोनों पार्टियों के कानूनी माहिरीन की कल इस्लामाबाद में मुलाकात होने जा रही है। यहाँ यह भी याद रहे कि मौलाना फजलुर रहमान पहले ही 27वीं आईनी तरमीम का रास्ता रोकने का इरादा जाहिर कर चुके हैं। ये मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे और अगले हफ्ते इस्लामाबाद में क्या अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, बात करेंगे सीनियर साहब की तर्जकार हामिद मीर साहब से। बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम की कोशिशें शुरू कर दी हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी की वक्त के साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी हुई है, तो क्या फिर तय है कि अब 27वीं तरमीम आ रही है? शुक्रिया समर अब्बास साहब। देखें, ये तो हुकूमत के बहुत से वज़रा और जो हुकूमत के आला सती ज़राए हैं वो आज से नहीं बल्कि पिछले 3-4 दिन से ये बात कह रहे हैं कि जो 26वीं आईनी तरमीम है उसमें कुछ खामियां रह गई हैं और उन खामियों को दूर करना है। लेकिन जो मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो साहब के जो करीबी ज़राए हैं उनका ये दावा है कि दरअसल जो 26वीं आईनी तरमीम के लिए जो पहला मुसवदा था, जो पहला मुसवदा बिलावल साहब को मौलाना फजलुर रहमान साहब को हुकूमत की तरफ से दिया गया था, उस मुसवदे में मौलाना साहब ने और बिलावल साहब ने बहुत सी तब्दीलियां करवा दी थी। बिल्कुल। और अगर आपको याद हो तो उस मुसवदे में आर्टिकल 243 जो है उसमें भी कुछ तरामीम की गई थी, आर्टिकल 8 में भी कुछ अहम तरामीम की गई थी। तो बिलावल साहब ने और मौलाना साहब ने PTI वालों से भी मशवरा किया, तो न सिर्फ आर्टिकल 8 और 243 में जो हुकूमत की जो मुजवजा तरामीम थी उनको ड्राफ्ट में से निकाल दिया गया, बल्कि और भी बहुत सी चीज़ें निकाल दी गई।
और फिर जो है एक ऐसा ड्राफ्ट जो है वो सामने आया जिस पे मौलाना साहब ने, पीटीआई ने और बिलावल साहब ने इत्तेफाक कर लिया। बिल्कुल। लेकिन बाद में पीटीआई जो है वो बैकआउट कर गई। तो अब जो मुस्लिम लीग नून के जराए हैं उनका ये कहना है कि जो ड्राफ्ट पहला ड्राफ्ट था उसमें तमाम चीजें तो वापस नहीं वो लाना चाहते, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको कि वो वापस लाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने तो वो तब्दीलियां इसलिए कबूल की थी कि ऐसा तासुर दिया जा रहा था मौलाना साहब की तरफ से और बिलावल साहब की तरफ से कि शायद इस पे एक इत्तेफाक राय हो जाएगा और कंसेंसस के साथ तरमीम आएगी। लेकिन आखिरी वक्त में जो तहरीक इंसाफ है उसने जो तरामीम करवाई वो तरामीम कर दी गई, लेकिन फिर वो उन्होंने उस 26वीं आईनी तरमीम का जो फाइनल ड्राफ्ट था उसको सपोर्ट नहीं किया पार्लियामेंट के अंदर। तो अब वो कहते हैं जी कि हमने वो जो चीजें पहले निकाल दी थी कंसेंसस अचीव करने के लिए, लेकिन कंसेंसस नहीं हुआ, अब हम उनको वापस लाना चाहते हैं। तो अब इस पर मौलाना साहब के साथ तो हुकूमत की अभी तक बाकायदा बातचीत नहीं हुई, लेकिन 27वीं आईनी तरमीम पे बिलावल साहब की कुछ ना कुछ बातचीत हुई है और अभी तक बिलावल साहब ने कोई हुकूमत को पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। अब 27वीं आईनी तरमीम के लिए ऐसा लगता है कि जो नए चीफ जस्टिस हैं याहिया अफरीदी साहब, वो शायद उस तरीके से हुकूमत की मदद नहीं करेंगे जिस तरह के काजी फाजिसा साहब खुल्लम खुल्ला मदद कर रहे थे, और बिलावल साहब भी उस तरह से 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर करवाने के लिए तो उन्होंने एक रोल प्ले किया, लेकिन 27वीं आईनी तरमीम को मंजूर करवाने के लिए वो उस तरह का रोल नहीं प्ले करेंगे। तो लगता यह है कि हुकूमत को काफी मुश्किलात अच्छा होगी। मीर साहब, जो 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से राजा राना सनाउल्लाह साहब ने बात भी की है, वो ये कह रहे हैं कि उसमें मिलिट्री कोर्ट्स पर अगर इत्तेफाक की राय हो गया तो फिर वो लाई जा सकती है उस हवाले से तरमीम। मौलाना फजल रहमान साहब भी आपके इल्म में है कि वो भी रजामंद हैं मशरूत तौर पर कि अगर 1 साल की सनसेट क्लॉज के साथ अगर मिलिट्री कोर्ट्स बनाई जाती हैं तो वो इस पर राजी हैं, तो फिर कम से कम मिलिट्री कोर्ट्स पर तो लगता है कि इत्तेफाक की राय हो जाएगा। देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब तो एग्रीड हैं, लेकिन इसमें आप ये मत भूलें कि जो नए चीफ जस्टिस हैं याहिया अफरीदी साहब, उनका जो मिलिट्री कोर्ट्स के इशू पे जो उनका स्टांस है वो क्या है। आपको याद होगा कि पिछले साल इस इशू पे पहले एक 9 मेंबर बेंच बना था, फिर उस बेंच के अरकान की तादाद कम होती गई, वो 7 हुई, फिर 5 हो गई, उसमें से काजी फाजिसा साहब निकल गए थे, और फिर जो आखिर में जो फैसला हुआ था तो उसमें जो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे ये कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 103 कारकुन और रहनुमा जिन पर पे के आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, आर्मी एक्ट की वायलेशन की खिलाफ वर्जी है उन पर मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा नहीं चल सकता। ये जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने अपना जो नोट था, इख्तलाफी नोट, उसमें ये कहा था। उन्होंने जो बेंच था जिसको हेड जो है उस वक्त शायद बंदयाल साहब कर रहे थे और मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो उनके साथ थे, उनकी सारी जजमेंट से तो उन्होंने इत्तेफाक नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कुछ हिस्से जो हैं उनसे इत्तेफाक किया था, और उसमें यह बड़ा अहम था कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने यह कहा था कि किसी सिविलियन पर पाकिस्तान आर्मी एक्ट मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा नहीं चल सकता। तो ये नए चीफ जस्टिस साहब की ये बड़ी एक वाज़ेह ओपिनियन है, अब उसको चेंज तो नहीं कर सकते ना। तो अगर मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो 1 साल की सनसेट क्लॉज के साथ एक्सेप्ट कर भी लें और कोर्ट में जो है वो कोई पिटीशन दायर कर दे, तो फिर आप क्या करेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूं कि बिलावल साहब जो हैं उनका ऑन बोर्ड होना जरूरी है। बिलावल साहब अभी तक मिलिट्री कोर्ट्स के मसले पे अभी तक हुकूमत के साथ ऑन बोर्ड नहीं। मीर साहब, जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद लगता है हुकूमती जो मकसद था वो पूरा नहीं हो सका कि जिन जजेस को बाहर करने के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में मजीद तरमीम लाई गई थी, अब उसी में ज़ाहिर है वो जजेस तो शामिल हो गए उस कमेटी के अंदर। मंसूर अली शाह साहब भी आगे और जस्टिस मुनीब अख्तर जो सबसे इंपॉर्टेंट जिनका मामला था वो भी आगे हैं। अब कोई खबर आ रही है कि मजीद तरमीम लाकर जो है इसी एक्ट के अंदर सीनियरिटी को भी फिर से रीडिफाइन गवर्नमेंट करने जा रही है, और सीनियरिटी जो है वो जैसे ज़मीनुद्दीन खान से ताकि शुरू की जा सके और आईनी बेंच के अंदर ताकि इन जजेस की इंक्लूजन ना हो सके जिनको गवर्नमेंट नहीं चाह रही। देखिए, अब ये फैसला तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने करना ना। अब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं उनकी जो एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपॉइंटमेंट है उसको तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद कर दिया है। हामिद खान साहब कहते हैं जी हम इनकी अपॉइंटमेंट के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। तो एक तरफ तो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ और उनके हामी वकला का एक टारगेट है, और दूसरी तरफ अगर हुकूमत जो है
वो अपने ही बनाए हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उसके फैसलों को अहमियत नहीं देती, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी है उसमें अगर याहिया अफरीदी साहब ने मंसूर अली शाह साहब को और मुनीब अख्तर साहब को शामिल कर लिया है, तो ऐसा लगता है कि नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो जजों में एक यूनिटी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो काजी फाइजा साहब के दौर में जो जुडिशरी का जो मजाक बना और जुडिशरी की जो एक क्रेडिबिलिटी खराब हुई है अवाम नास की नजरों में, तो याहिया अफरीदी साहब अब उसको बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो याहिया अफरीदी साहब की जो अपॉइंटमेंट है चीफ जस्टिस तहरीक इंसाफ तो पहले ही उसके खिलाफ है, तो अब हुकूमत भी अगर उनको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करेगी तो फिर आप और मैं जो है वो ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा एक जो जुडिशरी का अदारा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसका फिर मुस्तकबिल क्या होगा। हामिद मीर साहब, अगर हम तरीके इंसाफ की बात करें तो उसमें एक फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें वैसे तो बड़े अरसे से हम सुन रहे हैं, लेकिन आजकल फिर से वो चल पड़ी है क्योंकि ज़ाहिर कुछ लोग वोट भी कर चुके हैं आईनी तरमीम के अंदर, तो बन रहा है कोई फॉरवर्ड ब्लॉक? समर अब्बास साहब, मैं जब से सहाफत में आया हूँ, मुझे को 35 साल से ज्यादा हो गए हैं जर्नलिज्म में, जो भी हुकूमत होती है ना इक्तदार में, जो भी पार्टी इक्तदार में होती है या जो भी डिक्टेटर इक्तदार में होता है, वो कोशिश करता है कि जो उसकी ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन की जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है उसके अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए। हर किसी ने ये काम किया है। अब जो इस वक्त पीटीआई आपके सामने है, ये पीटीआई जो है इसके अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो पहले से ही मौजूद है, आप सबको पता है। और वो फॉरवर्ड ब्लॉक में जो लोग शामिल थे उनको पीटीआई ने निकाल दिया है। अब वो पीटीआई में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी और पीटीआई की आपस में लड़ाई चल रही है, तो वही लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं पीटीआई के अंदर नकब लगाने की। उनको बहुत सी हमायत भी हासिल है, लेकिन मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये दोनों पार्टियां जो है माजी में ये भुगत चुकी हैं, इनको अंदर से तोड़ा गया। नून के अंदर से काफ बनाई गई, पीपल्स पार्टी के अंदर से पैट्रियट बनाई गई, शेरपा ग्रुप बनाया गया और बहुत से ग्रुप बनाए गए। तो इन पार्टियों को इस रुझान की हौसला शिकनी करनी चाहिए। पीटीआई के अंदर से भी जो एक फॉरवर्ड ब्लॉक निकाला जाएगा उसकी आवाम के अंदर कोई एक्सेप्टेंस नहीं होगी। तो ये जो तहरीक इंसाफ के अहम लोग हैं, जिस तरह से बुशरा बीबी हो गई, खान साहब की अहलिया हैं, या उनकी बहनों की जो रिहाई हुई है, उसे फैसल वाड़ा साहब तो डील से बड़ा जोड़ रहे हैं, लेकिन आपकी इस पर क्या मालूमात है? थी कोई डील या मेरिट पे हुई है? मुझे नहीं लगता कि बुशरा बीबी या इमरान खान की जो बहनें हैं उनकी रिहाई किसी डील का नतीजा है। मेरा ख्याल है कि अब क्योंकि अमेरिका में सदारती इलेक्शन बहुत करीब है और इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक की सूरत हाल है, प्रेस फ्रीडम की जो सूरत हाल है, उस पर बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं। ये पिछले दिनों पाकिस्तान में बहुत से गैर मुल्की डेलीगेशंस आए हैं। इस वक्त भी एक डेलीगेशन पाकिस्तान में मौजूद है। तो उसमें जो अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि जो यूरोपीय यूनियन है उसने जो पाकिस्तान को जीएसपी प्लस का जो स्टेटस दिया हुआ है उसका रिव्यू होने वाला है, और उस रिव्यू के लिए पाकिस्तान के अंदर बहुत सी नई लेजिस्लेशन करने की जरूरत है। हुकूमत 26वीं तरमीम कर रही है, 27वीं तरमीम कर रही है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की बहनें हैं, इनको जो रहा किया गया है, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर यह पैगाम देना है कि जी ये जो पाकिस्तान के बारे में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि यहाँ पे आज़ादी इजहार जो है उस पर बड़ी पाबंदियां हैं और जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन है उसको इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आप तज़किया सुन रहे थे हामिद मीर साहब का। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ वकीलों यानी फैसल चौधरी की इस वक्त एक सख्त किस्म की गर्मा गर्मी शुरू हो चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ। मामला है क्या सारा, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद फैसल चौधरी साहब के साथ ही, और इस पर तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी लेंगे एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जेल में होने वाली हालिया मुलाकातों और उनकी जेल में सहूलियात के हवाले से तहरीक इंसाफ की लीगल टीम में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं और हर रोज नया पेंडोरा बॉक्स भी खुल रहा है और एक दूसरे के खिलाफ जाती हमले किए जा रहे हैं। इस लड़ाई का आगाज उस वक्त हुआ जब चंद रोज कबल तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और वकला शुएब शाहीन और फैसल चौधरी की बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद यह खबर आई कि फैसल चौधरी ने बानी पीटीआई से पार्टी क़यादत की शिकायत की और एहतजाज और बानी के जेल में हालात को लेकर क़यादत की कारकर्दगी पर सवालात खड़े किए हैं। इस मामले के बाद पार्टी की जानिब से भी रद्द अमल आया और इत्तलात के मुताबिक पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने फैसल चौधरी के बयानात पर शदीद नाराजगी का इजहार किया और फिर मुमकिन तौर पर उन्हीं के हुक्म के बाद फैसल चौधरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला टीम से बाहर किए जाने के इक़दाम शुरू कर दिए।
इसमें पहला अमल फैसल चौधरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर किया गया। तब फैसल चौधरी इस अमल से ज्यादा मरऊब नहीं हुए और उन्होंने अपने तहत पार्टी की तर्जुमानी बरकरार रखते हुए एक बयान में कहा कि वो बानी पीटीआई के लीगल एडवाइजर हैं और उन्हें पार्टी से निकालने की बातों से कोई सरोकार नहीं। जिसके बाद गुज़िश्ता रोज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर करते हुए बानी पीटीआई को अडयाला जेल में सहूलियात देने की दरखास्त कर दी। क्योंकि फैसल चौधरी के बकौल उन्होंने ये दरखास्त चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर को एतमाद में लेकर दायर की थी, लेकिन कुछ देर बाद ही बैरिस्टर गौहर ने एक बयान में फैसल चौधरी की इस पटिशन से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए पीर को एक नई दरखास्त दायर करने का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर गौहर के बकौल फैसल चौधरी की दायर होने वाली दरखास्त पुरानी पावर ऑफ अटॉर्नी की बुनियाद पर दायर की गई और यह दरखास्त पीटीआई की लीगल कमेटी की हिदायत पर दायर नहीं हुई। इस मुतालिक हमारे शो में गुज़िश्ता रोज पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने भी फैसल चौधरी की दरखास्त को ऑन करने से इनकार कर दिया। फैसल चौधरी साहब जो हैं ज़ाहिर है वो वकील हैं और बड़ा रिलीफ भी उन्हीं की वकालत के बाद जो है, यानी वो इस केस पे पेश हुए, जो जमानतें वगैरह मिली तो उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप से निकाला गया। ये क्या माजरा था? इमरान खान साहब के किसी केस में वो वकील नहीं, किसी केस में वकील नहीं है। तो फिर जो वकला की जो जाके खान साहब से मुलाकात होती है उसमें फैसल चौधरी साहब शरीक होते हैं, वो कहते हैं मैं हूँ वकील। वो आज भी बल्कि जो पीटीआई की तरफ से एक पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई है खान साहब के मामलात को लेकर, जेल में सहूलियात को लेकर, उसमें भी वही वकील है। आप कह रहे हैं किसी में? मैं उसकी भी आपको तरदीद करना चाहता हूँ कि पीटीआई की पटिशन मंडे को फाइल हो रही है, अभी तक पीटीआई की तरफ से कोई पटिशन फाइल नहीं हुई। एक तरफ फैसल चौधरी को लेकर पार्टी के वकला के दरमियान तनाजा खड़ा हो रहा था, तो ऐसे में फैसल चौधरी के भाई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी भी मैदान में कूद पड़े, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और फवाद चौधरी के दरमियान इंतहाई गैर पार्लिमानी जुबान से भरपूर इल्जाम तराशी का सिलसिला चल पड़ा। पहले फवाद चौधरी ने तख्ता मश्क पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को बनाया। हुआ कुछ यूं कि जब सलमान अकरम राजा से बुशरा बीबी की रिहाई के मौका पर अवाम को ना निकालने का सवाल हुआ तो उन्होंने कुछ इस तरह से मौक़िफ़ दिया था। कोई मरकजी क़यादत तो उनको लेने नहीं आई, क्या कहेंगे? नहीं, इन्होंने जानबूझ के किया, जल्दी की। हमें ये कहा गया था कि 3 बजे यहाँ आए, 2:30 बजे रोजगार यहाँ आनी थी, बल्कि 3 बजे आए। ये किसी तरीके से इन्होंने इसको अरेंज किया कि उसको जल्दी लाती जल्दी निकाला था। वो चाहते थे कि सलमान अकरम राजा के इस मौके पर तन से भरपूर राय में फवाद चौधरी ने कहा कि अगर हुकूमत बुशरा बीबी को जल्द रिहा करती तो राजा साहब की कॉल पर 10 लाख लोग जमा हो गए थे। क्या लोग हैं बगैर जरूरत के झूठ बोलते हैं। इसके बाद भी फवाद चौधरी ने सलमान अकरम राजा के खिलाफ एक के बाद एक कई ट्वीट्स की, जिनमें सलमान अकरम राजा को नवाज शरीफ की वकालत करने के भी ताने दिए गए। इस तनाज़े के बाद फवाद चौधरी की तहरीक इंसाफ के साबिक सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन से भी महाद आराई शुरू हो गई, जब रऊफ हसन ने पहल करते हुए कहा कि फैसल चौधरी का मैदान में आना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात पैदा करने की मजमूम कोशिश है। इस तरह की सबका कोशिशों में नाकाम होने के बाद टाउट बरदरान को एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए छोड़ दिया गया है। इस कोशिश को देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम से निकालने का फैसला किया है। फैसल चौधरी का इससे कोई ताल्लुक नहीं। इमरान खान के मुकदमात को खुसूसी तौर पर पार्टी की तरफ से नामजद करदा वकला हैंडल करेंगे। इसके जवाब में फवाद चौधरी ने भी जरहाना मौक़िफ़ देते हुए कहा कि फैसल चौधरी पीटीआई के 500 से जायद कारकुनों और रहनुमाओं के केसेस मुफ्त लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ रऊफ हसन 7.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे थे। फवाद चौधरी ने रऊफ हसन के खिलाफ सख्त जुमलों का बेदरेग इस्तेमाल करते हुए कहा कि रऊफ हसन ने पीटीआई वर्कर्स के बारे में एजेंसियों को तफसीलात फराहम की। मालूमात फराहम करने के नतीजे में सैकड़ों अफराद गिरफ्तार हुए। रऊफ हसन किसी के वफादार नहीं हो सकते। तहरीक इंसाफ के अंदर जारी इन इख्तलाफात पर प्रोग्राम में मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है फैसल चौधरी साहब ने, जबकि आगे जाकर हम तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ लेंगे शुएब शाहीन साहब से। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताइएगा कि क्या ऐसा माजरा हो गया कि 3 रोज़ पहले आपकी मुलाकात होती है वादी पीटीआई के साथ, उसके बाद फिर अगले दिन आपको निकाल दिया जाता है व्हाट्सएप ग्रुप से जो पार्टी की लीगल टीम है उसके, और फिर कल भी आप एक पटिशन दायर करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खान साहब की तरफ से उनके रिलीफ के लिए, उनकी सहूलियात के लिए, और फिर उसके बाद पार्टी बिल्कुल डिसोन कर देती है कि ये पटिशन हमारी तरफ से नहीं गई, कि आपने कोई पुराना अटॉर्नी आपने यूज़ करके ये पटिशन दायर की है। और फिर रात कल एक बड़ी सख्त किस्म की गर्मा गर्मी भी होती है फवाद चौधरी साहब की रऊफ हसन साहब के साथ और सलमान अकरम राजा साहब के साथ। पहले भी उनकी कोई ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो तू तकरार हुई थी। कि क्या माजरा हुआ सारा 3-4 दिन के अंदर? सर मेरे पे कोई चीज़ कन्वे नहीं की गई है इन लोगों की तरफ से, क्या है, क्या माजरा, क्या है मामला क्या, और उन्होंने कोई ऐसी वजह बताई भी नहीं। मेरा ख्याल ये है कि मेरा तो देखिए क्लाइंट है इमरान खान साहब। इमरान खान साहब ने मुझे बुलाया, मुझे मेरे हाथ में मुकदमात दिए, मैंने उन पे
जो मुकदमा डिलीवर कर सकता था, मैं जो कर सकता हूँ मैंने किया। वो अगर उनका मैसेज मुझे मिलता है, ज़ाहिर है बैरिस्टर गौहर साहब हैं या वो जो सीनियर वकील अली ज़फ़र साहब हैं, या वो मुझे बताते हैं, तो उसके बाद ही मैं कर सकूँगा, क्योंकि मैं तो देखिए किसी की इंस्ट्रक्शंस का पाबंद नहीं हूँ लीगली भी, जब तक इमरान खान साहब मुझे खुद ना कहें। ये परसों होनी थी फ्राइडे को। जी हाँ। फ्राइडे को ये पिटीशन, क्योंकि थर्सडे को बात हुई, मैंने खान साहब से उठते हुए मैंने कहा जी कि पिटीशन फाइल करूँगा। उन्होंने कहा हाँ, बिल्कुल ये आप सुबह कीजिए। ये भी है, और ये बाहर जो मैंने बातें की उनके, उन्होंने कहा ये बाहर जाके बताना, सबको बताना जो हाँ। मेरे साथ हुआ है। तो और ये जो अल्फाज भी उन्हीं के हैं। मुझे तो देखिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर, जब इमरान और खान ये ने जो कह दिया तो पिटीशन मुझे आपने तो फिर दायर की है कॉम्प्रोमाइज़ इस्लामाबाद करना हाई कोर्ट के अंदर, ये आप कह रहे हैं कि आपने बैरिस्टर गौहर साहब को एतमाद में लेकर की थी? डेफ़िनेटली मैं उसके, देखिए गौहर चेयरमैन है ना पीटीआई के, जी तो हाँ। उनको तो बताऊँगा कि भई ये मामला है। फिर उनका मैंने फ्राइडे को करनी थी, फिर कल जो है वो उनकी मुझे बात हुई, उन्होंने कहा लेकिन कि वो बैरिस्टर गौहर फाइल साहब हुई तो है कि कल नहीं, मुकर गए, वो मुझे तो क्या लातल्फी का ऐलान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमने तो कोई नहीं करवाई, हम तो यार हमारा इसमें नया वकील पेश होगा, हम एक और नॉट पिटीशन एन दायर करेंगे। अच्छा बात क्या है, मैंने तो ट्वीट भी कर दिया ना, जो आप पढ़ लीजिए। हाँ। मैंने गौर साहब से कहा कि आप सुबह अपीयर हो जाएँ, गो गेट द रिलीफ। यार खान को रिलीफ मिलना चाहिए, मैं पेश हूँ ना हूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं तो एक सही। छोटा-सा वकील हूँ, मैंने उनके लिए जो पहले भी कंटेम्प्ट फाइल करके मीटिंग करा दी सबकी, जहाँ पे ये सारा मामला हुआ। उसके बाद जो उनकी मैंने चीज़ें देखी हैं, मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि 3 से लेके 22 तक हम क्यों नहीं फाइल की? इस पे कोई नाराज़ होता है, नाराज़ हो, जो भी है, खान किससे इम्पोर्टेंट तो कोई चीज़ नहीं थी। पार्टी के जो रहनुमा हैं रऊफ हसन साहब, उन्होंने तो बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है कि आप और फवाद चौधरी पार्टी के अंदर आप जो है वो जानबूझ के आप लोग प्लांट किए गए थे पार्टी में तकसीम डालने के लिए। देखिए, एक तो वो इस काबिल नहीं है कि उसको कोई जवाब दे, एजेड आदमी है, उसको छोड़े परे। मुझे तो अगर प्लांट किया था तो इमरान खान ने प्लांट किया था, क्योंकि उन्होंने खुद बुला के मुझे शामिल किया था अपनी लीगल टीम में, ठीक है? और फवाद तो किसी जगह पे है नहीं है। हम्म। इनकी कोई अपनी रिज़र्वेशंस हैं, इनकी अपनी कोई कारकर्दगी ज़ीरो है। हाँ, ये मैं बिल्कुल बताता हूँ उनको कि बाहर क्या हो रहा है, अंदर बताता हूँ, अंदर क्या हो रहा है वो बाहर ज़रूर बताता हूँ। और खान साहब ने अगर उस दिन मुझे ना कहा होता, और शोएब आपने अगर आप देखें तो शोएब शाहीन पहले स्टार्ट हुए थे मीडिया पे, पहले हम दोनों पहले क्योंकि निकले थे, बाद में कोई हम्म। शिकायतों का सेशन चला हो तो मुझे पता नहीं है। मैंने तो जो बात की थी, मैंने तो बिल्कुल सामने मौजूदगी में भी की थी, और वही बात जो आप लोगों के साथ शेयर की है वो अंदर की थी, जो अंदर देखा वो बाहर बताया, जो बाहर देखा वो अंदर बताया। और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे 100 दफ़ा मौका मिला, तो मैं क्या यही करूँगा। तो वो क्या मेरा हुआ था? काम ही तो वो मैं हुआ क्या था उस मुलाकात के अंदर जब आप गए थे, शुएब शाहीन साहब गए थे, सलमान अकरम राजा साहब उस मुलाकात में गए थे। आपको और शुएब शाहीन साहब को कुछ देर के लिए बाहर भेज के सलमान अकरम राजा ने अलग से खान साहब से मुलाकात की थी। ये सारी खराबी उस मुलाकात के बाद शुरू हुई है आपके हवाले से, जो चीज़ें हुई हैं सारी? उस मुलाकात में ऐसा क्या था बातचीत में? हाँ, हाँ, वो देखिए मैंने अगर अगर कोई मेरे सामने बात हुई होती तो डेफ़िनेटली खान साहब दोनों का मौक़िफ़ सुनते, उसके बाद मुझे बताया जाता ना कि ये मामला है। तो ठीक है, अगर कोई ऐसी बात होगी तो खान से भी बात करेंगे तो सही ना, कि भाई बात बताएँ तो सही ना, आपने आपको क्या, अगर मेरी जो जवाब आपने मुझे दिए हैं, अगर आप ये समझते हैं कि फलाँ केस गलत किया, फलाँ गलत किया, सही। तो बताएँ। हालाँकि सबसे ज़्यादा तो मैंने वही तो अर्ज़ किया है आज कि ये आप साल से आज जब बाद हम बात धक्के कर खा रहे रहे हैं, थे। आप बानी पीटीआई के और आप तहरीक इंसाफ के वकील हैं, और मज़ीद केसेज़ आप उनके करेंगे या नहीं करेंगे? तरीके का वकील होना मेरे लिए मायने नहीं रखता समर, ये कोई किसी का वकील होना ना होना, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जो मेरे पास जो मेरी डिलीवरी हुई, मेरी एंड पे जो सही जॉब है। था मैंने उसको डिलीवर किया। दे हैव टू गिव मी द रीजन, एंड दैट रीजन हैज टू कम और ये डायरेक्टली जो फ्रॉम फवाद इमरान चौधरी खान साहब की साहब। लड़ाई थी इफ कल, जो ये उनकी हुई लफ्जी जंग हुई उनकी रऊफ हसन के साथ ही, पहले उन्होंने सलमान अकरम राजा को भी बड़ा सख्ती से हिट किया था उन्होंने, तो उनका क्या इस मामले के अंदर है? वो क्यों इतने ज़्यादा मुतहरक हैं? आप खामोश हैं, वो बढ़ चढ़ के जवाब दे रहे हैं। मैं समझता हूँ फवाद साहब को की जो तनकीद है पीटीआई की लीडरशिप पे, चाहे वो कितनी भी नकमी है या काम वाली है, मैं उससे एग्री नहीं करता। मैं समझता हूँ कि उनकी नहीं करनी चाहिए, ठीक है? वो खान साहब जाने और उनकी पार्टी जाने। उसका बहुत इज़हार अब शुक्रिया दूसरी फैसल चौधरी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और प्रोग्राम में मजीद बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही रहनुमा शुएब शाहीन साहब से, जो कि उस मुलाकात में मौजूद थे जब फैसल फरीद चौधरी की और सलमान अकरम राजा की मुलाकात हुई इमरान खान साहब से। बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताइएगा कि उस रोज़ आप भी मुलाकात में मौजूद थे, खान साहब के साथ जो मुलाकात हुई थी, आप थे, फैसल चौधरी साहब थे और सलमान अकरम राजा साहब थे। उस आपको और फैसल चौधरी साहब को कुछ देर के लिए खान साहब ने बाहर निकाला था, बाद में खान साहब ने अकेले में कुछ गुफ्तगू की थी सलमान अकरम राजा साहब से।
उस मुलाकात में ऐसा क्या हुआ था कि उस मुलाकात के फौरन बाद ही फैसल चौधरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वोकला टीम से बाहर निकाल दिया गया, व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया गया? ये क्या हुआ सारा माजरा? देखिए, पहली बात तो ये है कि उनका पीटीआई में तो वो नहीं है ना। देखें, फवाद का ज़ाहिर भाई है, उनको पिछले कुछ दिन पहले, महीना डेढ़ महीना पहले कुछ 1-2 केसेस दे दिए गए थे कि जी आप ये कर लें। तो लेकिन पार्टी के साथ तो उनका ताल्लुक नहीं है। तो ऐसे ही है लिहाजा पार्टी उस के साथ हवाले ताल्लुक, से वो भी कहते हैं मेरा नहीं है। वो ये कह रहे हैं मैं खान साहब का लीगल एडवाइजर हूँ, मैं उनका वकील हूँ और उन्हीं की मैं वकालत कर रहा था, लेकिन पार्टी ने उन्हें इस मामले से अलग कर दिया। समझ साहब, अगर कोई बंदा पार्टी में नहीं है तो लीगल एडवाइजर कैसे हो गया? ठीक है, उन्होंने जो कहा था, मेरे सामने कहा था कि जी मैं पीटीआई का वर्कर हूँ, मैं पीटीआई के साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरा भाई पीटीआई से बाहर है, उनका बकौल। लेकिन जो उनको कहा गया सलमान साहब ने कि भाई ऑप्टिक्स गलत होती हैं, आपका भाई सुबह शाम पीटीआई के खिलाफ लिखता है, बोलता है, आप उनके भाई हो, या तो आप अपने आप को उनको डिस्टेंस करा लें या अपने आप को डिस्टेंस कर लें। आप ये फरमा रहे हैं कि फैसल चौधरी तहरीक इंसाफ में वापस आना चाह रहे थे, उनकी वापसी के मामले पे फवाद चौधरी का मामला जब डिस्कशन में आया तो उससे फिर ये सारा मसला शुरू हुआ। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और उस हवाले से देखें ना, या तो ये कहें ना कि मेरा भाई से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, वो तो ये नहीं कहते। वो तो उनको डिफेंड करते हैं, दोनों एक-दूसरे को डिफेंड करते हैं। तो जो लीगल टीम के हेड हैं सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने अगर उनको अलग कर दिया है, तो वो इसमें कौन-सा ऐसा कुछ साइंस इन्वॉल्व है या इसमें कोई लड़ाई-झगड़ा है या इसमें अलग करने फर्ज़ की करें, क्या ये मैं वजह किसी थी का कि वो वकील हूँ। पार्टी का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, कि वो पहले वकील बने, वकील के बाद फिर वो पार्टी का हिस्सा बनना चाह रहे थे, इसलिए उन्हें अलग किया गया लीगल टीम से, या वजह कोई और थी इसकी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर कोई पार्टी का मेंबर या वर्कर बनना चाह रहा है, वो भी ज़रूरी नहीं है कि उसको लीगल टीम में रखा जाए या ना रखा जाए। अगर कोई वाक़ई पीटीआई का वर्कर बनना चाह जी हाँ। रहे, वापस आना चाहे, उसके बारे में खान साहब ऑलरेडी कह चुके हैं कि वो फैसला खान साहब करेंगे जब वो जेल से आने के बाद। लेकिन मैं शेख अगर मेरे साहब से ये कोई बात केस समझ वापस से ले बिल्कुल लेता है या वो बालातर कहता है है यार आज के बाद मैं कि आपको ना केस वो नहीं आपकी लूँगा, पार्टी का इसमें हिस्सा, मसला है। ना वो आपकी लीगल टीम का हिस्सा, फिर वो आपको लेकर मुलाकात करने खान साहब के पास कैसे पहुंच गए? वो मुझे मुलाकात करने नहीं पहुँच गए, वो अपने तई आए, हम अपने तई गए। मेरी अपनी कंटेम्प्ट पिटीशन थी, उसकी अपनी कंटेम्प्ट पिटीशन थी। कोर्ट का ऑर्डर ऑलरेडी फील्ड में था कि आप इनके वकला को मिलने की इजाज़त दें। उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल कर रखी थी। मेरे केस में अलग से ऑर्डर हुआ, उसके केस में अलग से ऑर्डर हुआ। सलमान अकरम राजा साहब भी वो उसी कोर्ट के ऑर्डर्स की रोशनी में मिलने गए। वो मुझे लेकर नहीं गए, वो बाद में आए, हम पहले गए हैं। मुझे ही एडवोकेट जनरल ने फ़ोन किया था कि जी आप आ जाएँ। और फिर हम जब वहाँ मिलने गए तो ये भी आ गए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो मुझे लेकर गए हैं। तो हमने कोर्ट ऑर्डर पे गए हैं और वो भी एक कोर्ट ऑर्डर ये था कि इनको पेश किया जाए 3 बजे कोर्ट के अंदर। वो हमारे अपने मेरे ऑर्डर्स के ऊपर। लेकिन और उसके असल ऊपर जो मामला है उन्होंने ये शेख कहा, साहब के, एक तो वो ये कहते हैं कि मुझे खान साहब ने डायरेक्टली इंगेज किया, तो खान साहब तक उनकी एक्सेस कैसे होगी कि खान साहब ने उन्हें डायरेक्टली इंगेज कर अपने केसेस के अंदर, उन्हें उनका इंतखाब क्यों किया पार्टी के अंदर? आप कह रहे हैं कि आपकी एक बड़ी लंबी चौड़ी आपकी लीगल टीम है, तो लीगल टीम पे क्या आदम एतमाद था कि बाहर से बंदे को ला के खान साहब ने इंगेज कर दिया? और दूसरा, अब जब उन्हें निकाल दिया गया तो उसके बाद क्या उनसे अब कोई जो है वो सिलसिला उनकी तरफ से दायर होने वाली तमाम पिटीशन से आप लातल्की का ऐलान करते हैं कि वो बिल्कुल उनका कोई लेन देन तरीके इंसाफ से नहीं है? देखिए तहरीक इंसाफ से तो वो खुद भी अपने आप को कह रहा है कि मैं नहीं हूँ, बकौल आपके। वो ये कह रहा है कि जी मैं लीगल टीम का हिस्सा हूँ। लीगल टीम का अगर कोई हिस्सा था, तो वो अब नहीं है, बात खत्म हो गई। उससे ज़्यादा तो कोई इश्यू नहीं है। इशू तो बना हुआ है कल से, जो सोशल मीडिया पर एक लड़ाई चल रही है। फवाद चौधरी मैदान में कूद पड़े, आपकी तरफ से रऊफ हसन साहब मैदान में कूद पड़े, बड़े सख्त और बड़े तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है। यहाँ तक उन पे इल्जाम लगा फैसल समर चौधरी पर और साहब, फवाद पहली चौधरी बात पर तो कि वो मुझे पार्टी के बताएं, अंदर जो है वो समर साहब इंक्लूड मुझे ये करके पार्टी में बताएं, इख्तलाफात का पैदा करना चाहते हैं। समर साहब मुझे ये बताएं कि एक शख्स पार्टी छोड़ गया, एक भगोड़ा है, या एक पार्टी छोड़ के चला गया था, आईपीपी में गया, नहीं गया, कहाँ नहीं है। ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ पीटीआई। वो सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ तनकीद करता है, पार्टी के खिलाफ तनकीद करता है, उसकी मर्जी है, वो करता रहे। वी आर नॉट बाउंड टू रिप्लाई। और वो 10 दफा नहीं 1000 वो सोशल मीडिया ठीक है, को जाकर इंटरव्यू करे, उसकी क्या हैसियत है? ठीक है। हमारे खिलाफ नून भी करती है, आईपीपी भी करती है, पीपल्स पार्टी भी करती है और पार्टियां भी करती हैं। वो भी वन ऑफ देम है। पर वो तहरीक करे। इंसाफ के लिए ये लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं सवाल होना ये है चाहिए उनका कि हमारी वो पार्टी रिलीफ, से क्या अगर लेना खान देना साहब को है? रिलीफ, अगर खान साहब को रिलीफ फैसल चौधरी के जरिए मिलता है, मिस्टर ए या मिस्टर बी के जरिए मिलता है, आपके लिए वो रिलीफ इंपॉर्टेंट होना चाहिए, शख्सियात इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए? आप शख्सियात को लेकर बैठ गए। हम तो नहीं बैठे हुए। हमने कब कहा है कि हम लेके बैठे हुए हैं?
ये तो आप लेके बैठे हैं या चंद एक मीडिया पर्सन्स लेके बैठे हुए हैं या वो लोग लेके बैठे हुए हैं। कल से तो पूरा एक हमने बहस तो खड़ा है। भाई हमारे केसेस हैं, ये ऑर्डर्स मैंने कराए हुए थे जिनको इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने पिटीशंस, कंटेम्प्ट पिटीशंस फाइल की। ठीक है, कंटेम्प्ट पिटीशंस एक नहीं 4 कंटेम्प्ट मेरी ऑलरेडी पेंडिंग है और वो ठीक है, चल रही हैं मुख्तलिफ इसी इश्यू के ऊपर। मैंने 5-6 ठीक है, ऑर्डर्स ऑलरेडी लिए हुए हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी को इन पर्सन कुछ चीज़ों को करना चाहते हैं। मुझे बताएँ, मैं आज वकील हूँ किसी का, ठीक कल है, वो मुझे कहे जी मैं आपको वकील अभी नहीं एंगेज करना चाहता, तो इसमें क्या इश्यू इन्वॉल्व है? ठीक है। सिवाय इस बात के कि इसको कोई इश्यू क्रिएट करे। जो पार्टी के बाहर बैठा हुआ है, जो चाहे करता रहे, कहता रहे। ठीक हमारा है, उससे चलिए कोई बहुत लेना-देना शुक्रिया नहीं है। शेख शाहीन वो साहब, आपने हमारे ज्वाइन किया पार्टी प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख शाहीन की, जिनका कहना है, उन्होंने इंकशाफ किया है कि फैसल चौधरी से जो तनाज़ा शुरू हुआ वो उनकी पार्टी में वापसी के मामले पर ये तनाज़ा सारा शुरू हुआ था। प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे एक बहुत बड़े मसले की कि पाकिस्तान में पोलियो वायरस का फैलाव बड़ी तेज़ी से बढ़ा है। इस साल 41 तक ये केसेस इस साल पहुँच चुके हैं। कल से मुल्क की पोलियो मुहिम शुरू होने जा रही है। इस मुहिम से मुतालिक मज़ीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान में पोलियो के केसेस रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है और बलूचिस्तान के जिला लोरालाई में एक बच्चा पोलियो से मजीद मुतासर हुआ है, जिससे रवां साल पोलियो से मुतासर बच्चों की तादाद 41 हो गई है। मुल्क भर में अब तक बलूचिस्तान से 21, सिंध से 12, खैबर पख्तूनख्वा से 6, पंजाब और इस्लामाबाद से एक केस रिपोर्ट हो चुका है। रवां बरस मुल्क भर में मजमूई तौर पर 402 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हो चुकी है। दुनिया भर में इस वक्त सिर्फ 3 मुमालिक ऐसे हैं जहां यह बीमारी अब तक मौजूद है और उनमें पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान और नाइजीरिया शामिल है। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे का प्रोग्राम 3 दहाइयाँ पहले 1994 में शुरू किया गया था, जिसके नहायत मस्बत नताइज सामने आए थे। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ के मुताबिक 1990 की दहाई के आगाज में पाकिस्तान से सालाना बुनियादों पर 20,000 पोलियो केसेस रिपोर्ट हो रहे थे। हुकूमत की तरफ से किए जाने वाले मस्बत इक़दामात के नतीजे में पाकिस्तान पोलियो फ्री मुल्क की जानिब गामजन हो गया था। साल 2019 में मुल्क में 147 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जिसके बाद उनमें तवातर से कमी रिकॉर्ड की गई थी। साल 2020 में 85 और 2021 में सिर्फ 1 केस रिपोर्ट हुआ, जबकि 2022 में 3, 2023 में 6 केसेस रिपोर्ट हुए थे। ताहम रवां साल पोलियो केसेस में मुसलसल इजाफे से पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे की कोशिशों को शदीद धचका लगा है और गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनकी तादाद 41 तक जा पहुंची है। रवां बरस के तकरीबन 10.5 महीने में 41 केसों का रिपोर्ट होना यह जाहिर करता है कि इस सिलसिले में हुकूमती इक़दामात को उस संजीदगी से आगे नहीं बढ़ाया जा रहा जैसे ये काम पहले किया जा रहा था। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि पोलियो प्रोग्राम के लिए हुकूमत की तरफ से मुख्तस रकम रवां बरस आधी से भी कम कर दी गई है। हुकूमत ने 2022 में पोलियो के खात्मे के कौमी प्रोग्राम के लिए $180 मिलियन की रकम मुख्तस की थी, जो 2023 में बढ़ाकर $187 मिलियन कर दी गई थी। लेकिन 2024 में इस रकम में 57% कमी करते हुए इसे सिर्फ $80 मिलियन कर दिया गया। इस सूरत हाल से यह अंदाजा भी हो रहा है कि हुकूमत पोलियो के खात्मे के मामले में उतनी संजीदा और हसास नहीं रही जितनी ये पहले हुआ करती थी। पाकिस्तान में कल से एक और मुल्कगीर वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की जा रही है, जिसका मकसद 5 साल से कम उम्र के 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाना है, ताकि मुल्क से वायरस का खात्मा यकीनी बनाया जा सके। ताहम पोलियो उस वक्त तक फैलता रहेगा जब तक हर जगह से इसका मुकम्मल खात्मा नहीं होता। यही वजह है कि अब ये इंतहाई ज़रूरी हो चुका है कि बच्चों को हर जगह पोलियो के कतरे पिलाए जाएं, ताकि अगर उनके इलाके में वायरस फैले तो वो इस वायरस से महफूज रहें। अलमिया यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो एक मरतबा फिर एक बड़े खतरे के तौर पर सर उठा रहा है, जिससे आलमी तशवीश में इजाफा हो रहा है। आलमी इदारा सेहत की तरफ से किसी भी खित्ते को उसी वक्त पोलियो से पाक करार दिया जाता है जब उस खित्ते के तमाम ममालिक में मुसलसल 3 साल तक इस बीमारी का कोई नया केस सामने ना आए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान कई बार पोलियो के खात्मे के करीब आने के बावजूद इस बीमारी के खात्मे की मंजिल से दूर हो चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक इन दोनों मुल्कों में पोलियो से मुतालिक गलत फहमियों, वालिदैन का बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने से गुरेज और अवाम तक पोलियो वैक्सीन की महफूज और आसान रसाई न होने से सूरत हाल खराब होती जा रही है। आलमी इदारा सेहत की इमरजेंसी कमेटी बराए पोलियो का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन आमदोरफ्त भी पोलियो के फैलाव का बड़ा जरिया है। कल से शुरू होने वाली इस पोलियो मुहिम से मुतालिक मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पंजाब में जो EPI के डायरेक्टर हैं डॉक्टर मुख्तार साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताइएगा कि कल से जो पोलियो मुहिम शुरू हो रही है, इसके अहदाफ क्या है, कितने बड़े पैमाने पे शुरू की जाएगी और पहले जो 41 केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं उसकी वजह आपकी नज़रों में क्या है?
जी, बहुत शुक्रिया समर अब्बास साहब। जैसा कि आपने इंट्रो में बताया कि पोलियो काफ़ी हद तक पिछले 2-3 सालों में कंट्रोल रहा और गवर्नमेंट ने बड़ी इसमें एफर्ट्स की और आवाम का भी भरपूर तामन रहा। लेकिन इस साल सिर्फ एक जो है मुहिम अभी तक की गई थी, जो नेशनल लेवल की थी। बाकी सब नेशनल लेवल की कैंपेन्स की गईं, जो कुछ हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स में की जाती हैं। जिसकी वजह से हमने देखा कि इस साल जो है वो न सिर्फ केसेस भी सामने आए ज़्यादा, बल्कि माहौलियाती नमूने जो हैं, जो एनवायरमेंटल सैंपल्स लिए जाते हैं मुख्तलिफ शहरों से, अब वहाँ से भी पोलियो का वायरस जो है वो अक्सर मकामात पर पाया गया, जिसका मतलब ये है कि पोलियो का वायरस सर्कुलेट कर रहा है और उसकी सर्कुलेशन को रोकने के लिए ज़रूरी है कि कौमी सतह की जो मुहिमात हैं, जिसको हम नेशनल इम्यूनाइजेशन डे कहते हैं, ये 2-3 महीने के वक्फे बाद ज़रूरी हैं, ताकि वायरस जो है वो सर्कुलेट ना करे और तमाम बच्चे एट ए टाइम 5 साल से कम जो है उनको कतरे पिला जाए, ताकि वायरस को छुपने का मौका ना मिले। तो इसलिए अभी हमें दोबारा से ये एफर्ट करनी होगी कि अगले कुछ चंद माह में तवातर के साथ कौमी सतह पर ये मुहिमात मनाई जाएँ और तमाम 5 साल से कम उम्र बच्चों को बैक वक़्त पोलियो के कतरे पिलाए जाएँ, ताकि इस वायरस की सर्कुलेशन को रोका जा सके। तो डॉक्टर साहब ये समझना जी। बड़ा ज़रूरी है कि सिर्फ जो है वैक्सीनेशन से ही पोलियो के कतरे पिलाकर ही इस वायरस के फैलाव को रोका जा सकता है। ना सिर्फ बच्चों के अंदर अगर कोई वायरस है, बल्कि जो माहौलियाती नमूनों के अंदर भी पाया जाता है, उसके खात्मे के लिए भी जब तक तमाम मुल्क भर के जो बच्चे हैं उनको पोलियो के कतरे नहीं पिला दिए जाते, तब तक अगर एक बच्चा भी रह जाता है, ये फिर दोबारा से इसके फैलने का खतरा मौजूद रहता है। जी, बिल्कुल। बुनियादी तौर पर तो चूँकि ये वायरस बच्चों में ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है, लेकिन ये एडल्ट्स में भी पाया जा सकता है जी। और इसको ट्रांसमिशन करने के लिए जो एडल्ट पॉपुलेशन है, वो भी अपना किरदार अदा करती है और ये वायरस जो है, ये सर्कुलेट होता है फीसेस में और ये सीवरेज में पाया जी जाता हाँ। है। सीवरेज में ये 2 माह से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकता, इसको फिर किसी इंसानी जिस्म में, जिसमें क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो, वहाँ उसकी ज़रूरत होती है ताकि ये अपनी परवरिश पा सके। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि तमाम बच्चे जो हैं उनका इम्यूनिटी लेवल जो है वो इस हद तक मौसर कर दिया जाए कि वायरस अगर उनमें दाखिल हो तो वो उसको नुकसान भी ना पहुँचाए और ना ही ये रिप्रोड्यूस कर सके, ना ही इसकी अफ़ज़ाइश हो सके, बल्कि इसी तरह जिस्म से ख़ारिज हो जाए। और यही वजह है कि कुछ ऐसे बच्चे जो किसी वजह से भी जो वालिदैन को आगाही नहीं है, या वो उस वक़्त कई दफ़ा बच्चों को जब टीमें जाती हैं तो उनको कहते हैं कि बच्चे यहाँ पे नहीं हैं, ये सोए हुए हैं, या वो कई दफ़ा रिफ्यूज़ भी करते हैं। तो जिसकी वजह से वो बच्चे रह जाते हैं और वायरस को सर्कुलेट करने का और अपनी अफ़ज़ाइश नस्ल करने का जो है वो मौका मिल जाता है। तो तमाम वालिदैन से ये गुज़ारिश है कि जब भी पोलियो की टीम्स आपके डोर पे दस्तक दें, तो ज़रूर जो है अपने 5 साल से कम उम्र बच्चे को, ख़्वाह वो सोया हुआ है, कोई नौज़ायदा बच्चा है, कोई मेहमान बच्चा वहाँ आया हुआ है, या कोई उनके नौकर या घरेलू मुलाज़मीन के बच्चे हैं, उनको भी ये कतरे ज़रूर पिलाएँ। और अगर वो उस वक़्त घर में मौजूद ना हों, तो करीबी मरकज़ सेहत पर जाकर उसी दिन वो कतरे ज़रूर पी लें, ताकि बाकी बच्चों की तरह उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त जो है, वो भी बेहतर अंदाज़ में मुकम्मल हो और वो पोलियो और के वायरस से महफूज़ रह सकें। डॉक्टर साहब, गलतफहमियां बड़ी अटैच हैं पोलियो के प्रोग्राम को लेकर, पोलियो की वैक्सीनेशन को लेकर। एक लोगों में गलतफहमी ये भी है कि एक बार कतरे अगर हमने बच्चों को पिला दिए साल के अंदर अंदर, या 6 महीने पहले, 4 महीने पहले, तो दोबारा कतरे पिलाने की जरूरत नहीं है। जाहिर है जब ये एक नेशनल लेवल पे एक मुहिम शुरू हुई है, तो ये समझना वालिदैन के लिए बड़ा जरूरी है कि हर बच्चे को दोबारा पोलियो के कतरे पिलाने में कोई मुज़ाहिका या कोई उनको नुकसान नहीं है, साइड इफेक्ट्स इसके नहीं है। पूरी दुनिया की हर तरह की रिसर्च, तमाम जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, उन सब की इस पर राय आ चुकी है कि बच्चों को बार बार पोलियो के कतरे पिलाने का बच्चों पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बल्कि फ़ायदा ही इसका होता है। तो इस वाले से भी ज़रा इस पर भी आप रोशनी डालिएगा। जी, बिल्कुल। ये बिल्कुल बेज़रर वैक्सीन है, इसका कोई नुकसान या साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़त को एक ख़ास दर्जे तक मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है। तो अगर उस बच्चे ने कैंपेन से कुछ दिन पहले रूटीन के कतरे भी पिए हैं, अगर और उसने अब टीमें उसके घर आई हैं, तो मुहिम का कतरे पिलाने हैं, तो उसको ज़रूरी है कि वो कतरे उसको पिलाए जाएँ। और उस बच्चे को अगर वो घर में है या स्कूल में है, टीमें ठीक ज़ाहिर है। स्कूल में भी जाती हैं, और इवन गली मोहल्ले में अगर कोई बच्चा मौजूद है, उसको भी कतरे पिलाते हैं। तो गुज़ारिश ये है वालिदैन से कि ये बिल्कुल इससे कतई नज़र कि उस बच्चे ने पहले कतरे पिए थे 6 माह पहले या 1 माह पहले या 2 दिन पहले,
लेकिन जब कौमी मुहिम शुरू होती है तो इसमें तमाम 5 साल से कम उम्र बच्चों को कतरे पिलाने इंतहाई ज़रूरी है, वरना अगर जिस बच्चे में भी क़ुव्वत मुदाफ़त ज़रा भी कम होगी तो वायरस उस बच्चे को शिकार करेगा। बिल्कुल, अपने बच्चों जी। के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए तमाम बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाना इंतहाई ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।